हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुष दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 जुलाई है आज। डिस्कशन को अर्ली करने की कोशिश की जा रही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। एंड आज हम लोग डेली की तरह अच्छे अच्छे आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो क्वाड और माराबार के बारे में आपको मालूम है, उस पर हमने कई आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया हुआ है जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं। और आज एक आर्टिकल है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे सॉल्यूशंस को देखेंगे कि भारत में एग्रीकल्चर में अभी तक फूड क्राइसिस का जिक्र तो होता है लेकिन न्यूट्रिशनल क्राइसिस का जिक्र नहीं होता है। और आज जब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है तो क्या हम न्यूट्रिशन के टर्म्स में भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं? यही एक मुद्दा उठाया है राइटर ने और बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। बने रहिएगा अंत तक। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डिस्कशन में क्या कुछ इंक्लूड होने वाला है, कौन कौन से बेसिक फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, आईएएस दरबार आंसर रिव्यू के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। साथ में आंसर राइटिंग के आप अगर क्वेश्चंस वगैरह लिख रहे हैं तो आप उसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को कोटेशन से। और आज का कोटेशन है, इफ़ योर प्लान इज़ फॉर 1 ईयर, प्लांट राइस। इफ़ योर प्लान इज़ फॉर 10 ईयर्स, प्लांट ट्रीज। और इफ़ योर प्लान इज़ फॉर 100 ईयर्स, एजुकेट चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एजुकेशन में जब भी हम कोटेशंस को यूज़ करना चाहते हैं या फिर हमारे पास ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक आता है या फिर हम एथिक्स में कोई ऐसा केस स्टडी लिख रहे होते हैं, जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप एक डायलेमेटिक सिचुएशन में है, डायलेमा में है, तो वहाँ पर एजुकेशन को अगर आपको वरीयता देनी है तो हम ऐसे कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हमें डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ जाना है, अपनी पूरी सोसाइटी को डेवलपमेंट आगे उसमें करना है, तो उसको कैसे किया जा सकता है। उसका एक जो मूल आधार है वो है एजुकेशन। और बच्चों को एजुकेट करके हम आगे 100 साल के प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप कोटेशंस का आपके पास एक पूरा लिस्ट तैयार हो रहा होगा। लिखते जाइएगा, इनको याद करते जाइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। देखिए, आज के डिस्कशन में हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। कोटेशंस आपको मिल चुके हैं, बैकग्राउंड और बेसिक पॉइंट्स के साथ बहुत ही एनरिच किया जाता है इस वीडियो को। बाकी जितने भी डिस्कशंस आपने अभी तक देखे होंगे उससे बहुत अलग होता है ये, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ जैसे कि कॉमन कॉज एट सी है, इस पर हम आईआर के आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पावर अंडर स्ट्रेस में हम पावर सेक्टर में क्या परेशानी है उसको डिस्कस करेंगे। एंड रीसेट फॉर एग्रीकल्चर में हम लोग वही आत्मनिर्भर की बात करेंगे न्यूट्रिशन के टर्म्स में। लेकिन इससे जुड़े हुए जो बेसिक फैक्ट्स आपको आर्टिकल में मिलते हैं, कई बार वो उसका बैकग्राउंड हमें मालूम नहीं होता। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट की बात चल रही है, 2020 में बिल लाया गया है और 2014 के बाद ये चौथा ऐसा बिल लाया जा रहा है इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्ट है 2003 में आया था, इस एक्ट को अमेंड करने की बात चल रही है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ? अब तो पूरा जो डिस्कशन है उसमें एक वर्ड लिख दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का नाम आ गया, लेकिन हमें ये पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि इसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा बिकॉज इस पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अभी इस पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आज आपको दे दिया गया है, इसको प्लीज़ कोशिश कीजिएगा लिखने की। और आपका जो ग्रुप बना हुआ है आप उसमें अपलोड कीजिए, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कीजिए और पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स को बताने और सुनने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो न्यूज़ है, आज के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें ही अगर क्वेश्चन मिल जाए तो कितना अच्छा हो। ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते थे कभी ना कभी कि आप लोग जब लास्ट में मैगजीन की तरफ भागते हैं या पूरे साल के का एक पूरा मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत टफ हो जाता है? वो वश की बात नहीं है। आप भले ही पढ़ करके सेटिस्फाइड तो फील करते हैं खुद को, लेकिन जो आपका अपना नोट्स होता है ना करंट अफेयर्स का, अगर आपके पास वो है तो आप 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं बाकी बच्चों से। और सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं बल्कि मेंस में और आगे इंटरव्यू में भी आपके काम आता है करंट अफेयर्स। तो अपने नोट्स पर रिलाय होने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अपने नोट्स को एनरिच बनाइए। ठीक है,
तो आज ये सारे बेसिक फैक्ट्स मिलने वाले हैं, डिस्कशन में तैयार रहिएगा। क्वाड, मालाबार एक्सरसाइज, शांग्रीला डायलॉग जो हुआ था, इसके अलावा अंक्लॉज, यूएन लॉज ऑफ द सी, उदय स्कीम के बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे, जिसका जानना बहुत जरूरी है। कॉमन कॉज एट सी हमारा पहला आर्टिकल होगा, पावर अंडर स्ट्रेस दूसरा, और तीसरा आर्टिकल होगा रीसेट फॉर एग्रीकल्चर। तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आपके पास है, 2 स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन 2 आर्टिकल पर बेस्ड है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू राइट द आंसर्स। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लीज आप लोग भी लिखेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए, पहला सवाल आपसे मालाबार एक्सरसाइज पर पूछा गया है। तो जब हम मालाबार के बारे में बात कर रहे होंगे ना, बेसिक फैक्ट में, बैकग्राउंडर में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और फिर इसका आंसर कीजिएगा कमेंट में। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है शांग्रीला डायलॉग के बारे में। इसके बारे में भी आपको ध्यान से सुनना है, सोचना है, पढ़ना है और फिर इसका आंसर करना है। तीसरा सवाल अंक्लॉज पर पूछा गया है, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंक्लॉज का जिक्र कई बार इस साल हो चुका है, और चूंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है या फिर क्वाड का इमर्जेंस हो रहा है, तो उसको लेकर के इसका पूरा ये अंक्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राइवलरी चल रही है और इसमें जो इंटरनेशनल ट्रीटी या लॉ को ब्रीच किया जा रहा है बाय द नेशंस, तो इसलिए ये सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज और लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंक्लॉज भी आता है, और इससे आपको सवाल पूछा गया, इसका आंसर कीजिएगा। उदय स्कीम पे आपसे अगला सवाल है। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जाता है, आप यूं सुनेंगे, सोचेंगे और उसका आंसर निकल के आ जाएगा। कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगला सवाल यानी कि आखिरी सवाल आपसे पूछा गया है, प्राप्ति पोर्टल बताना है किससे संबंधित है प्राप्ति पोर्टल, अगर आपने पहले इसको पढ़ा है तो। नाउ ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो चुका है क्लासरूम का, ठीक है। जो भी एनरोल करना चाहते हैं खुद को, वो बेशक एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जानने के लिए कांटेक्ट कीजिए 8750069419 पर। डिटेल्स आपको सारी दे दी जाएंगी, क्लासेस या फिर पर्सनल गाइडेंस से जुड़ी हुई। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कोर्स आईआर पर बेस्ड होगा, कॉमन कॉज एट सी। अरुण प्रकाश जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, चीफ रह चुके हैं इंडियन नेवी में, ठीक है। तो आप खुद सोच पा रहे होंगे कि इनके जो व्यू पॉइंट हैं, इसका जानना कितना जरूरी है हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। आईआर में आ जाएगा जीएस पेपर 2 में। बैकग्राउंडर में हम सबसे पहले बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज की। अगर आपको मालूम है इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है बता दें कि इस समय में ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये ट्राइलेटरल वाला एक्सरसाइजेज है, ठीक है ना। ये मालाबार एक्सरसाइज ट्राइलेटरल है, तो इसमें कौन कौन होगा? एक तो इंडिया होगा ही, दूसरा यूनाइटेड स्टेट और तीसरा जापान। लेकिन क्या ये शुरुआती दौर से ही ट्राइलेटरल था? तो बिल्कुल नहीं, ये पहले बायलेटरल एक्सरसाइज की तरह शुरू हुआ था 1992 में, जिसके बारे में हम आर्टिकल में बात करने वाले हैं। और उसके बाद 2015 में जापान ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे प्रपोजल और भी देशों को दिया गया था, लेकिन जापान ने इसको 2015 में ज्वाइन किया। अभी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ डिस्कशन चल रहा है, या बाकी और देशों को इस मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड करने की बात चल रही है, और इस वजह से ये न्यूज़ में आया हुआ है। क्वाड ग्रुपिंग के बारे में तो आपको बहुत सारी बातें मैंने पहले बताई हैं, याद होगा। जो लोग भूल गए हैं वो जान लीजिए। इसमें अभी एट प्रेजेंट 4 मेंबर हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, ये 4 लोग। अब ये 4 देश तो हैं, क्या है ये बना, ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप तैयार हो गया। लेकिन अब इसको एक्सपैंड करने की बात हो रही है। 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद अभी हम लोग डिस्कशन में देखेंगे कि कैसे इसका इमरजेंस होता है। बहुत अच्छे फैक्ट्स को डिस्कस किया गया है राइटर के द्वारा। तो क्वाड को एक्सपेंड करने की बात चल रही है, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है, पहला तो रीज़न है कि ये चाइना का ऐसा एलिगेशन है कि एंटी चाइना कोलिशन है एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए इंडियन ओशन में या पूरा इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके लिए ये ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरीके का इंडिया एक अपने लिए इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं कोलैबोरेशंस, या अपने आप को एक अलग स्थिति में और एक मजबूत स्थिति में लेके जाने के लिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे ग्रुप का होना, जबकि चाइना पूरी तरीके से इंडिया को टारगेट कर रहा है हर तरफ से। आगे देखते हैं शांग्रीला डायलॉग। याद रखिएगा, हम फैक्ट्स को डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, अभी आर्टिकल पर जाएंगे। शांग्रीला डायलॉग एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, ठीक है।
हेल्ड एनुअली बाय द इंडिपेंडेंट थिंक टैंक। तो सिंगापुर की इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इनके द्वारा एनुअली इसको कंडक्ट किया जाता है। और इसका 2018 वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही सेम बात होती है, एशिया पैसिफिक रीजन में कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे गैदरिंग हो, और इसमें जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायलॉग। इसके अलावा यहीं पर हम एक और बात कर लेते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। और इस एसोसिएशन को IORA याद होगा, इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। और अभी टोटल 21 मेंबर स्टेट इसमें शामिल हैं और 7 अदर स्टेट एज डायलॉग पार्टनर्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, नाउ एक और बात कर लेते हैं बैकग्राउंडर में, वो है अंक्लॉज। थोड़ा बेसिक जानना चाहिए इसके लिए भी। 1982 में इस लॉ को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट किया गया था 1982 में अंक्लॉज को, टू एस्टैब्लिश ज्यूरिडिक्शनल लिमिट ओवर द ओशन एरिया। अब आपको नहीं लगता कि बहुत बहुत प्रॉब्लम होती होगी 1982 से पहले? एक तो सबसे ज़्यादा लोग एक्सप्लोर कर रहे थे ओशंस में ही, इतने सालों से लोग ट्रेड करते आ रहे थे। और इसके बाद जब धीरे धीरे इमर्जेंस होने लगा बाकी देशों का, पहले क्या था, पहले तो कॉलोनीज थी, तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इधर आ करके एशियन कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना करके रखी हुई थी। लेकिन अब जब हर जगह पे इमरजेंस होना शुरू हुआ, जैसे एशिया में जो देश हैं उनका इमरजेंस होना शुरू होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सभी को अपनी अपनी सॉवरेनिटी का फिक्र होता है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को बचा करके रखें, जो इनका टेरिटरी है उसको संभाल के रखें, बिकॉज ऑब्वियसली जो कॉलोनीज रह चुके थे उनके अंदर एक डर था। तो इस तरीके से ओशंस में एक लिमिट फिक्स करना बहुत ज़रूरी था, और इसके अलावा एक प्रॉपर तरीके से पीस मेंटेन रहे ट्रेड के टर्म्स में भी, तो भी एक ऐसा कानून बहुत ज़रूरी था। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन लाया गया जिसका नाम अंक्लॉज दिया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखिएगा। 1982 में ही इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, सिग्नेटरी बन गया था भारत, तो इसलिए भी आपको इसको याद रखना है। इसमें पूरे रूल रेगुलेशंस होते हैं। 3 न्यू इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए हैं अंक्लॉज में, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसके बारे में भी जान लेना है। ये सारे बेसिक फैक्ट हैं। चलिए मेन आर्टिकल की तरफ चलते हैं। मेन आर्टिकल में कहाँ से शुरुआत किया गया है? देखिए, आर्टिकल का जो क्रक्स है वो भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप इतना तो मालूम है कि मालाबार और क्वाड का जिक्र बहुत ज़्यादा चल रहा है। मालाबार एक्साइज हो या क्वाड ग्रुप हो, इसमें भारत या बाकी देश जो है वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इसको एक्सपेंशन चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत एसेंशियल भी है, क्योंकि इंडिया को अगर अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को बढ़ाना होगा, राइट। तो अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मौजूद है। वहीं इस पूरे ग्रुपिंग को, मालाबार या क्वाड को आगे लेकर के जाना, एशियान से जाकर के जोड़ना, ये इसका मेन एक टारगेट है, मेन एम है, जिसको कि अब यहाँ पे साउथ एशिया बॉक्स का जिक्र आता है। इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं दैट इन द करेंट सिनेरियो गिवन चाइनीज intransigence of and the other misreading of the other imperialist expansionist intents, Sino-Indian tension are likely to persist. Comprehensive national power, ठीक है। अब अगर भारत को अपने पावर को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि चाइना लगातार अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, चाहे वो आप लद्दाख के रीजन में देख लें या फिर आप वो ओशन में देख लें, मतलब आप ओशन की बात करें, आप लैंड की टेरिटरी की बात करें, इनका एक्सपेंशन का जो अपना तरीका है वो होता जा रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए, चूंकि जो सिनो इंडियन टेंशन है वो लगातार बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंट स्टैंड ऑफ्स हो रहे हैं और ये स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, तो ऐसे में क्या करना होगा? भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा, और उसके लिए मेरीटाइम जो इनका है पूरा, यानी कि नेवी वाला जो फील्ड है, वहाँ पे भी प्रॉपर सिक्योरिटी को मेंटेन करना होगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लेकर के जाना होगा। तो इसमें जैसे चाइना एक तरफ क्या कर रहा है कि एक एक्सेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमने कल परसों के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अब देखिए कैसे ये सारे देश एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं या समहाउ चाइनीज जो बिहेवियर है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें या फिर आप ईरान की बात करें। तो ऐसे में भारत के लिए टेंशन थोड़ा
बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये साउथ एशिया बॉक्स की बात कर रहे हैं कि इंडिया को चाइना को काउंटर करने के लिए इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में इस पूरे पूरे टेरिटरी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग लेवल में लेके जाना होगा। और उसके लिए इस एक्सपेंशन को बढ़ाना बहुत इस पूरे एक्सरसाइजेस को और एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू द मालाबार एक्सरसाइज। इसका बेसिक फैक्ट तो अभी हमने देख लिया था कि इसकी शुरुआत कैसे होती, थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज पहले आपको याद होगा ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जो यूएस और इंडिया ने मिलकर के स्टार्ट किया था। तो 1990s के बाद जब मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की बात चली अमेरिका और भारत में, क्योंकि इससे पहले तो कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। कोल्ड वॉर के बाद ऑब्वियसली भारत ने भी रिलेशंस को इन देशों के साथ अच्छा करने की कोशिश की। और अब जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन का जिक्र होता है तो ऑब्वियसली भारत बहुत तत्परता से आगे बढ़ता है कि हाँ हम ऐसा कोऑपरेशन कर सकते हैं। और एक बायलैटरल एक्सरसाइज को यानी नवल एक्सरसाइज को शुरू किया जाता है 1992 में और इसका नाम रखा गया मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, फिर आगे चल करके इसमें जापान जुड़ते हैं और उसके बाद इसको और आगे बढ़ाने की बात चलती है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर 2007 में और जापान, ये सभी लोग को इनवाइट किया गया था इसमें। और इसका विरोध चाइना शुरुआत से करता आया है। ऐसा है नहीं कि ये अभी चाइना इसका विरोध करता है, बल्कि 2007 से जब इसको एक्सपैंड तब किया गया था या उसमें बात की गई थी, तब भी चाइना को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इसका हमेशा से विरोध करता आया है। और फाइनली ये 2015 में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बन जाता है मालाबार एक्सरसाइज। हाउ क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड। अब क्वाड कैसे एस्टैब्लिश होता है, क्वाड के स्टैब्लिश होने के पीछे क्या क्या रीजन होता है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। 2004 में सुनामी आता है, राइट, ग्रेट एशियन सुनामी के नाम से आप जानते हैं। 26 दिसंबर को 2004 में सुनामी ने पूरी तबाही मचा दी थी। अब जैसे सुनामी आई तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मतलब विद इन एन आवर यहाँ पर इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जो इंडियन शिप्स थी और एयरक्राफ्ट थे और हेलीकॉप्टर्स थे, वो फटाफट सामान को लेकर के या रेस्क्यू एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट कर दिया। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, इन सारे देशों में, मतलब जो भी देश सुनामी से प्रभावित थे, उसको बचाने में, रेस्क्यू करने में भारत जोड़ तोड़ से अपनी भूमिका को निभाने लगा। वहीं दूसरी तरफ इनका साथ दिया यूएस ने, राइट। तो यूएस की पूरी विंग, पूरे ग्रुप ने भी रेस्क्यू एफर्ट में काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन किया, साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस तरीके से एक हफ्ते के अंदर जो नेवी थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे देश मिलकर के एक दूसरे को पार्टिसिपेट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, रेस्क्यू एफर्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे, तो उसी में फिर एक हफ्ते के बाद ही यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक साथ आते हैं और जॉइंट टास्क फोर्स 536 को इनाग्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर उतापाओ, थाईलैंड में रखा गया। दिस एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन। तो ये जो 4 देश हैं ये अपना किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे, इसका फ्रेमवर्क वहीं पर तैयार किया गया, इसी जॉइंट टास्क फोर्स 536 के अंतर्गत। ठीक है, यहीं से मतलब इसकी शुरुआत होती है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद किसको परेशानी होनी चाहिए, जाहिर तौर पर चाइना को होनी चाहिए, जबकि चाइना का कोई रोल 2004 के सुनामी के रिलीफ ऑपरेशन में नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन चारों देशों का कोऑपरेशन बढ़ता है, फ्रेमवर्क तैयार होता है, तो चाइना का कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। बहुत एक्सट्रीम कंसर्न हो गया चाइना को, और चाइना ने पूरे लिखित में डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स को मंगा लिया कि ये जो इनिशिएटिव है, क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव है, इसके क्या मसौदा है, क्या इसमें बातचीत चल रही है, इसको डिमार्केट किया जाए, इसको बताया जाए चाइना को कि इसके खिलाफ तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये इनका जो प्रेशर था, इनका जो कंसर्न था, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। इंडिया नीड्स लाइक माइंडेड पार्टनरशिप। अब देखिए चाइना चूंकि आज के समय में जाहिर तौर पर उसने अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया है हर टर्म्स में, और वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी देशों को। अब इसका एक एग्जांपल आप देखिए कि चाइना ने इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी क्रिएट की है इस रीजन में कि जो देश है ना, जो क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं, उनको सफाई देनी पड़ती है। जबकि ये लोग कैसे मिले, आपने देखा, इन्होंने कोऑर्डिनेशन करना पहले शुरू किया था सुनामी के दौरान। उसके बाद इनको ऐसा लगा कि हम एक साथ मिलकर के एक अच्छा एफर्ट कर सकते हैं इस रीजन में। फिर एक ग्रुप तैयार किया गया, और दूसरा इस ग्रुप का मेन मकसद ये था कि इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को क्रिएट करना, पीस को मेंटेन करना।
लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो इनके मेंबर्स थे उनको सफाई देनी पड़ी। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने सफाई दी और उन्होंने इवन इस पूरे क्वाड ग्रुप को डंप करने तक का प्लान स्वीकार करने वाले थे, डिसाइड कर लिया था चाइना के विश पर। उसके बाद हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 2018 के डायलॉग में, जो शांगला डायलॉग था, वहां पर उन्होंने सफाई दी कि भारत का जो इंडो पैसिफिक रीजन में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि यहाँ के किसी भी मेंबर को, यहाँ के किसी भी कंट्री को के अगेंस्ट वो काम करे, तो पीस मेंटेन करना चाहता है। ये खुल करके भारत ने क्लियर किया था चाइना को। And the time of the ambivalence is over, and while India will have to fight its own territorial battle. अब ये आते हैं क्रक्स पर। आपको बताते हैं क्या क्रक्स है आर्टिकल का। क्रक्स में ये कहा जा रहा है कि इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वाड है, ये आपका मालाबार एक्साइज है, या आपके जो भी ग्रुपिंग्स हैं ना, आपको उसको बढ़ाना चाहिए, बिना किसी डर के इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आप आगे आने वाले किसी भी ऐसी इनफोर्स सिचुएशन में सामना करना चाहते हैं चाइना का या अपने किसी भी राइवलरी का, तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। और इसमें सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या वहीं पर सुप्रीमेसी की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सुप्रीमेसी है उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। और इसके लिए भारत को आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो ये पूरा ग्रुप है उसको और आगे लेके जाना चाहिए। अदर नेशंस फीलिंग द ब्रॉन, द चाइनीज ब्रॉन में बी विलिंग टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक कॉनकॉर्ड टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द अंक्लॉज। देखिए जो चाइना है, चाइना ने अभी बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी और नॉर्म्स को मानने से मना किया है इस दौरान, चाहे आपका आईसीजे का वर्डिक्ट हो या फिर अंक्लॉज के रूल्स हो, क्योंकि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना डोमिनेट करता है खुद को। और यहाँ पे राइटर ने भी बताया कि देखिए यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यूएस ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से यूएस अपने हार को स्वीकार कर रहा है आज के डेट में, चाइना जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी नॉर्म्स को नहीं मान रहा है, वहीं यूएन में भी चाइना का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, राइट। जो वीटो पावर है वो तो है ही चाइना के पास। तो इस तरीके से अल्टीमेटली यही लगता है कि जैसे अपना आप ग्वादार की बात कर लीजिए, जिबूती की बात कर लें, छाबार में भी अब जिस तरीके से चाइना का इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अगर रेलवे लिंक को डेवलप करता है चाइना, तो आप इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि अरेबियन सी में एक और ठिकाना मिल गया चाइना को, वो होगा ईरान। और ये सारी चीज़ें भारत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं, तो इसीलिए भारत को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और जैसे भी हो अपने आप को एक्सप्लोर करने की यहाँ पे आवश्यकता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, रीसेट फॉर एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में ही एक सेक्शन है एग्रीकल्चर का, वहाँ से एसोसिएट करेंगे क्या कहा जा रहा है आर्टिकल में, इसको अभी हम लोग देखते हैं। ये कल का ही है, शांता कुमार कमेटी, इसका हमने जिक्र किया था। आइए इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इनका कहना है कि बहुत अच्छे एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं आर्टिकल की, कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, यानी कि एक के ऊपर एक फ्लोर्स बने हुए हों, एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स डिस्कवर्ड द बिल्डिंग फाउंडेशन हैज़ बिगन टू सिंक। कॉन्ट्रैक्टर को लगता है, जो व्यक्ति वो घर बनवा रहा था, उसको लगता है कि यार ये घर तो गिर रहा है, सिंक हो रहा है, ठीक है। इट इज स्कैरी, बट वेट, नाउ इमेजिन दैट इवन दो द कॉन्ट्रैक्टर नो दिस, दे सिंपली डिसाइड टू कंटिन्यू वर्क रादर देन ऑल्टर द प्लान। अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को ये पता चल गया कि ये घर तो सिंक हो रहा है, नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली कुछ समय के बाद ये गिर सकता है, लेकिन वो फिर भी एक चीज़ डिसाइड करे कि यार चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम काम अपना कंटिन्यू रखते हैं, तो ये कैसा होगा आप सोच करके देखो, ये कैसा स्टेप है। तो इनका कहना है कि आज इंडियन एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर की जो स्थिति है ना, वो कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो नीचे से दबी जा रही है और हम अपने काम को कंटिन्यू रख रहे हैं बिना ये हमें पता होने की कि हमें इसको ऑल्टर करने की ज़रूरत है, प्लान्स को बदलने की ज़रूरत है। नाउ ग्रेनरीज जो हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, हमारे पास फूड सिक्योरिटी आज पूरी तरीके से है और हम इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं, बिकॉज हमारे पास सीरियल्स एनफ मौजूद हैं, ग्रेनरीज पूरी भंडार हैं, एफसीआई के पास 3 गुना ज़्यादा अनाज मौजूद है। It appears so only because India's per capita consumption of protein, meat, poultry, fruit and vegetables is amongst the lowest in the world. आपको बता दें कि भारत में जो न्यूट्रिशंस देने वाली चीज़ें हैं, प्रोटीन, मीट, पोल्ट्री, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, इवन वेजिटेबल तक लोएस्ट कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं भारत में जो परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों की वो काफ़ी कम है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ्रूट खा सकें,
कि वो महंगी महंगी चीज़ें ले सकें उन न्यूट्रिशंस डाइट के तौर पर, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज विल फर्दर कॉम्प्लिकेट एफर्ट टू सैल्वेज अ फ्यूचर एज इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन give recurring shock, and today 50% of Indian population is being given free monthly ration. तो अभी जिस तरीके से सिचुएशन हुआ है और अभी भारत में मंथली राशन फ्री दिए जा रहे हैं 50% तक जो पॉपुलेशन है हमारे उन सभी को, लेकिन ये वैसा ही हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को खाना तो दे रहे हैं, अनाज तो दे रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू उठाते हैं कि अब फार्मर जो है, किसान जो है, वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है, राइट। वो चाह कर के भी इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर नहीं हो पाते क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी ना बहुत चीज़ों पर होती है। एक किसान की डिपेंडेंसी वेदर पर होती है, राइट। किसान की डिपेंडेंसी वहाँ के क्लाइमेट पर हो जाती है, उनकी डिपेंडेंसी कई बार सरकार के स्कीम्स पर हो जाती है, उनकी डिपेंडेंसी जो ग्राहक हैं उन पर हो जाती है। तो वो चाह कर के बिना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते कि चलो मैंने इतना प्रोडक्शन कर दिया और अब तो मेरा फ़ायदा हो ही जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू बेस्ट सपोर्ट द फार्मर्स। अगर आपको फार्मर के इनकम को डबल करना है, आपको एग्रीकल्चर को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम ये सोचना होगा कि कैसे इनको फार्मर को हम सपोर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ अब इसमें ये कहते हैं कि कैसे हम इनको सेल्फ रिलायंट न्यूट्रिशन के टर्म्स में बनाएं। फूड सिक्योरिटी की तो हम अक्सर बात करते हैं, ज़्यादातर चाहे आप आर्टिकल पढ़ लीजिए या पॉलिसी मेकर्स की बात सुन लीजिए, फूड सिक्योरिटी का जिक्र बार बार आता है। What about nutritional self-reliance? What about nutritional security? Is it not necessary? It is necessary. तो ये कहते हैं कि 8 steps अप्रोच को देखते हैं। आइए इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है, क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, फोरकास्ट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो हमें 2050 तक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कितनी है देश में, उसको फोरकास्ट किया जाना चाहिए। बाय देन द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी वुड हैव स्टेबलाइज्ड। तो हमारे क्या पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, हमें उसको डाटा को फोरकास्ट करने की जरूरत है। पहला वाला याद रखिएगा, फोरकास्टिंग द डाटा, द न्यूट्रिशन डाटा। दूसरा है ड्रॉ एरिया प्रोडक्शन प्लान्स फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड टू ग्रो क्रॉप। क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन प्लान फॉर एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा समझ में आ रहा है, एक आप एरिया ड्रॉ करो किस चीज़ का, कितना आप एनिमल हस्बेंड्री में प्रोडक्शन करने वाले हैं, कितना आप क्रॉप को ग्रो करने वाले हैं, ठीक है, कितना आप क्रॉप को ग्रो करने वाले हैं। एंड मीट इंडियाज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंसिडरिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन एंड चेंजिंग द क्लाइमेट। ये जो चाहे ज़रूरत हो या ना हो, मुझे चावल ही की खेती करनी है, यानी मुझे धान ही उगाना है, अब ये इस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कितना एरिया है, कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। हम क्लाइमेट को, चेंजिंग क्लाइमेट को देखते हुए अपना एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्रिएट करें और उस हिसाब से हमें कितने क्रॉप्स को ग्रो करना है और कितना एनिमल हस्बेंड्री पे काम करना है, इसका हमें एरिया फिक्स करना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है ये। तीसरा क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन दीज एरिया प्रोडक्शन प्लान्स only insensitive that they identifies crops and practice each region, designing a risk and price support strategy, allowing farmer the freedom to grow what they want। अब ये क्या कहते हैं कि आप फार्मर को फ्रीडम दो। तीसरा वाला इनका कहना है कि जब आइडेंटिफाई कर लिया क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री का एरिया, तो अब यहाँ पे आप फार्मर को इंडिपेंडेंस दीजिए कि वो जो प्रोडक्शन करना चाहें वो कर पाएँ, राइट। चौथा है द प्रेजेंट फार्म इनपुट सब्सिडी रिजीम इज इंसेंटिवाइज्ड प्रोडक्शन। आपने क्या किया, फर्टिलाइजर पर दे दिया सब्सिडी, आपने बाकी चीज़ों पे सब्सिडी दे दी, तो ये क्या करते हैं कि किसानों को उसी क्रॉप का प्रोडक्शन करने पर मजबूर करते हैं या उनको प्रेरित करते हैं जिस पर उनको ज़्यादा फायदा हो रहा होता है, जिस पर ज़्यादा सब्सिडी मिल रही होती है। तो इसको आप शिफ्ट कीजिए, इस प्लान को आप शिफ्ट कीजिए और यहाँ पर इकोसिस्टम सर्विस के हिसाब से आपको पेमेंट करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। फिफ्थ इनका कहना है रैदर देन कॉन्स्टेंटली बिकरिंग with the farmer union about the cost of crop cultivation, government must reorient to calculating the real cost of growing food। तो अब जो ये यूनियन वालों से आप उलझते हैं या उनसे बात करते हैं, उससे बेटर ये है कि आप सीधा क्रॉप का क्या कॉस्ट होना चाहिए, ग्रोइंग क्रॉप का, उसका आप कैलकुलेट कीजिए, जो रियल कॉस्ट है उसको कैलकुलेट किया जाए। एंड मूविंग अवे फ्रॉम द स्ट्रेटजी टू सेक्रीफाइंग द फार्मर्स इंटरेस्ट फॉर स्टेक ऑफ द चीप फूड फॉर कंज्यूमर। क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं कई बार या जो गवर्नमेंट होती है
वो अपने वोट बैंक को भी बचाने की कोशिश करती है ना। तो बहुत बार ये किया जाता है कि जो क्रॉप होता है उसके दाम को कमाया जाता है, चाहे चाहे किसान का नुकसान क्यों ना हो रहा हो, तो किसान को सेक्रीफाई करना पड़ जाता है, बिकॉज कंज्यूमर को चीप फूड मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। और तीसरा कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए इस पूरे फील्ड में, विच इशू द रेगुलर क्रॉप एडवाइजरीज टू द फार्मर। सातवां है इनका द टाइम टू प्रायोरिटाइज ह्यूमन कैपिटल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर आपको जो अभी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर है उसको डबल करने की ज़रूरत है। अब आपको ह्यूमन कैपिटल को प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज करना होगा। आप इंफ्रा को डेवलप करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, कौन सी सीड्स दिए जाएं, कैसा कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, कितना कौन सा क्रॉप कौन सी मिट्टी में सूट करेगा। अगर ये सब बातें पता होंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस पर जाने की ज़रूरत है। और आठवां इनका कहना है, जो सुझाव है, दैट बीइंग अ 20-year अवेयरनेस कैंपेन अक्रॉस इंडिया इंस्टिल हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे भारत को हेल्दी ईटिंग हैबिट डालिए। सारे लोग को जो ये लगता है ना कि मतलब हमें खाना पूरा इतना खाना खाना चाहिए कि पूरा पेट भर जाए, मतलब गले तक खाना आ जाए। या फिर कई बार आपको ये लगता है कि अगर आपने 2 बनाना खाया है तो आपको लगता है अरे मैंने तो बस बनाना खाया है। आप क्या करते हैं, उसके बाद आपको उसके जस्ट बाद प्रॉपर हैवी मील की ज़रूरत होती है। आप कैलोरी वाइज काउंट नहीं करते कि अब 2 बनाना में कितनी कैलोरीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक सही ईटिंग हैबिट्स को डालने की ज़रूरत है। कितना सारा चावल या इतनी सारी रोटी, ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी फूड लें तभी आप सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशंस है उस पर फोकस किया जाए, हेल्दी फूड को खाने की आदत डाली जाए। खास करके ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जो अनहेल्दी फूड्स या फिर ये जो फास्ट फूड्स होते हैं, बर्गर या ये सारी चीज़ें, उनको उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, उन पर हाइयर एक्सपेंडिचर, उन पर हाइयर कॉस्ट लगाया जाना चाहिए। तो ये सब ऐसे स्टेप्स हैं जो यहाँ की ईटिंग हैबिट्स को अच्छा बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको पैम्पर करने के लिए उनको ऐसे ऐसे खाने की आदत डाल देते हैं कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। फॉर एग्जांपल वो मैगी पे सरवाइव कर रहे हैं, या फिर वो जो चिप्स स्नैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो इस तरीके से आज अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, बिकॉज ऑफ द मैनी थिंग, लोगों को पता नहीं होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अभी ख़त्म करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में इनका कहना है, ऑल पॉलिसीज क्रिएट विनर्स एंड लूजर्स, इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर लूजर्स आर एडिक्वेटली कंपनसेटेड एंड द सेटिस्फैक्शन। तो अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर उठाया जाए, क्या सॉल्यूशन है उसको लाया जाए। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इन सभी को देखते हुए एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड की जाए यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है पावर अंडर स्ट्रेस। इसमें क्या कहा गया है, पावर अंडर स्ट्रेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आएगा पेपर 3 में, इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में पावर वाला सेक्शन है, वहाँ पे आप इसको एसोसिएट करेंगे। ये पता नहीं कैसे हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल में। सबसे पहले हम लोग बेसिक फैक्ट का जिक्र करेंगे। उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय योजना, आपने पहले पढ़ा भी होगा क्योंकि 2015 में ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो उदय स्कीम है, उदय स्कीम में क्या उद्देश्य था आपको मालूम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जो डिस्कॉम कंपनियां हैं उनके डेट बर्डन को कम किया जाए। ठीक है, अब डिस्कॉम कंपनियां कौन होती हैं, जो आपको पावर प्रोवाइड करती हैं, जो बिजली आपके घरों तक पहुंचाती हैं, उनको डिस्कॉम कंपनीज कहते हैं। अब इनको एश्योरेंस प्रोवाइड करना था, और इसी में उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना लाया गया था। और स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो बॉन्ड वगैरह इशू करके, लोअर इंटरेस्ट पर बॉन्ड इशू करें और उससे पैसे रेज करें। दूसरा इनका उद्देश्य था कि ये जो बिजली की चोरी वगैरह होती है उसको बचाया जाए, और उससे जो नुकसान होता है इन कंपनियों का उनको बचाया जाए। ठीक है, इसी में प्राप्ति पोर्टल भी बनाया गया था ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़ है, इसमें ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
और ये जो ड्राफ्ट है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बदलाव है। इसको आपको मैं जैसे बताया था कि 2014 के बाद ये चौथी बार लाया जा रहा है, तो बार बार इस पर बात बन नहीं पा रही है, जिसमें कि अब कोशिश की जा रही है कि इसको स्ट्रॉन्ग करके और इस पर काम किया जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द पावर सेक्टर, तो कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव काम हो, इसके लिए बदलाव किया जा रहा है। ये सारे प्रोविजंस बिल में दिए गए हैं अभी तक, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे काम होगा, कौन कौन से इसमें चीज़ें आएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। टू प्राइवेटाइज डिस्कॉम बाय वे ऑफ सब लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइज मॉडल। इन शॉर्ट इसमें एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और उनके द्वारा ये जो पूरा डेट बर्डन है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है ECEA, उनको भी काफ़ी एम्पावर किया जाएगा सो दैट वो जो भी अनसर्टेनिटी होती है या प्रॉब्लम्स होती है उसको यहाँ पर इशू कर सके, नॉर्मलाइज कर सकें। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के बारे में। ये जो अथॉरिटी है इसको हेड करते हैं रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। इट इज़ प्रपोज टू सेट अप द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। ये याद रखिएगा, बेसिक फैक्ट है, क्या पता पूछ लिया जाए। नाउ कम टू द पॉइंट, आर्टिकल पर चलते हैं। स्थिति आपको मालूम है, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी स्थिति अभी से नहीं, कोरोना वायरस पेंडेमिक के लॉकडाउन के पहले से स्थिति खराब है। यानी कोविड शॉक के पहले की जो स्थिति वो भी खराब थी और अब तो पूरी खराब हो ही गई है। क्यों? क्योंकि इस महीने 2-3 महीने जो बीच में अभी किसी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी नहीं, बिकॉज सारे जो कंपनियां और फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद रहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हुआ लेकिन वो उसकी ज़रूरत नहीं होने की वजह से लोगों तक वो पहुंचा नहीं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनका बढ़ चुका है। तो गैप, जो रेवेन्यू गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया इस साल। ये पूरा डाटा दिखा रहे हैं आपको, 22,000 से गैप बढ़ करके 45,000 करोड़ रुपए का हो गया। तो मतलब इसमें ये डिस्कशन किया जा रहा है कि जब उदय स्कीम लाया गया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, जब उदय स्कीम के आने के बाद भी रेवेन्यू गैप बढ़ ही रहा है और ये जो कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनको नुकसान हो रहा है, इनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आखिर उदय योजना किस तरीके से काम कर रही है। द स्ट्रेस ऑन डिस्कॉम फाइनेंस इज इक्विवेलेंट फ्रॉम रीसेंट रिपोर्ट्स which reveal that the audited book losses of DISCOM have been revised upward। तो इसमें जो अभी डाटा आपके आया है, इसे प्राप्ति पोर्टल है या बाकी जगह से जो डाटा आया है कि उसमें जो प्री उदय यानी कि उदय स्कीम से जो पहले का सिनारियो था उससे ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है 2019 में। अगर हम पूरा डाटा देखते हैं कि कितना ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका है डिस्कॉम कंपनी पे, तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी यही लग रहा है कि जो उदय स्कीम है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। ये जो गैप को मैनेज करने के लिए इनको बनाया गया था कि जो एवरेज कॉस्ट और जो रियलाइजेशन पर यूनिट पावर उनको मिलता है उसमें गैप को कम कर दिया जाए, यानी कि तो वो चीज़ यहाँ पे इसमें फेल रही है और उसके लिए सर्वे होना चाहिए। इसके लिए क्या कुछ ऑप्शन सरकार यहाँ पे निकाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे इस पे काम करेगी, उसके लिए कानून लाया जाना चाहिए। यहीं पर ये जिक्र करते हैं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड करने के लिए, राइट, एड्रेसिंग सम इश्यूज। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है डिस्कॉम में, सो दैट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा सके सब्सिडी की जगह पे, DBT हो पाए और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर फ़ायदा होगा इन कंपनियों का, और इसके लिए इस एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। तो इसको अर्जेंट करने की ज़रूरत है, ऐसे रिफॉर्म्स को जल्दी किया जाना चाहिए, बिकॉज जो फाइनेंशियल पोजीशन है डिस्कॉम्स की वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो भी स्टेप्स लेना है गवर्नमेंट को वो जल्द से जल्द लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो पेनल्टीज़ वगैरह हैं, अब आप पेनल्टीज़ बढ़ाइए या कैसे आप जो बिजली चोरी हो रही है उसको आपने अभी तक रोका है या नहीं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सारे मेजर्स को अभी लिया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। कल का क्वेश्चन था शांता कुमार कमेटी, यानी हम लोग कल के क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं आज। किससे संबंधित है शांता कुमार कमेटी? ऑब्वियसली फंक्शनिंग ऑफ FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फंक्शन कैसा होना चाहिए उसके लिए शांता कुमार कमेटी को बनाया गया था। 20 का आंसर होगा। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट में, यानी कौन से अमेंडमेंट एक्ट में जो प्राइवेट पर्स या फिर प्रिविलेजेस मिले हुए थे फॉर्मल रूल्स उसको खत्म किया गया था, अबॉलिश किया गया था।
तो 1971 में एक एक्ट था, याद रखिएगा, 26th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको किया गया था, ये याद रखना, इसी में अबॉलिश किया गया था। दूसरा सवाल पूछा गया था चाइना डिजिटल सिल्क रोड से, इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर होगा। आज का इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, शेयर कीजिए दोस्तों, व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए प्लीज़, व्यूज़ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, एक छोटा सा हेल्प होगा मेरे लिए, बट यकीन मानिए आगे चल करके ये मुझे मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कि बहुत सारे लाइक्स होते हैं और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। रियली इट हेल्प्स मी टू कम आउट ऑफ जो भी अभी पीछे हुआ हमारे साथ, जो भी टेक्निकल फॉल्ट रहा चीज़ों में, तो उसको देख करके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टार्टिंग।